वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। जैसा कि जो बच्चे लाइव अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को, प्लांट मेटाबॉलिज्म की 2 क्लास हमने ऑलरेडी कर ली हैं। अभी कुछ इमरजेंसी की वजह से ये मैं अभी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड लेक्चर कर रही हूँ, जिसमें लास्ट क्लास में हमने पिगमेंट सिस्टम तक देख लिया था। क्लोरोप्लास्ट, फाइकोबिलिन्स, ये सब चीज़ें अपनी हो गई थी। अभी हमें जो नेक्स्ट करना था वो करना था इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, जो कि एक है थाइलाकोइड रिएक्शन, एक होती है स्ट्रोमा रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि हमने एक ये क्लोरोप्लास्ट बनाया था। क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं थाइलाकोइड। इस थाइलाकोइड के अंदर का जो फ्लूइड होता है ना, उसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो फोटोसिंथेसिस जो अपनी होती है वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो से कंप्लीट होती है। उन दो रिएक्शन का कंप्लीट अगर होना हमें देखने को मिलेगा तभी सक्सेसफुली लास्ट में ग्लूकोज बनती है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट पे डिपेंडेंट कोई प्रोसेस है, तो मतलब लाइट रिएक्शन सबसे पहले यहाँ पे होती है। और ये चीज़ लास्ट क्लास में क्लियर की थी कि लाइट रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट बनता है वो डार्क रिएक्शन का एज ए सबस्ट्रेट यूज़ होता है। ये चीज़ें बताई थी। किसी बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो स्टडी विद पूजा मित्तल यूट्यूब पे सर्च करना, प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट में प्लांट मेटाबॉलिज्म करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें लेक्चर नंबर 1 और 2 आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में थर्ड लेक्चर भी और भी मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो थाइलाकोइड है, इस थाइलाकोइड के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल लो, लाइट रिएक्शन बोल दो, या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोल दो। जिसमें बेसिकली कौन इंक्लूड होता है? वाटर अपना इंक्लूड होता है और इसका होता है ऑक्सीडेशन। इसके ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है एटीपी, NADPH एंड O2 यहाँ से मिलता है। O2 तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का। मेन जो ये दो हैं ये डार्क रिएक्शन में एज ए सबस्ट्रेट यूज़ होंगे और इनको यूज़ करके जो CO2 है वो रिडक्शन कर देगा किसका? CO2 का रिडक्शन हो जाएगा और ATP और NADPH को यूज़ करके लास्ट में वो ग्लूकोज बना लेता है। ये थी अपनी एक स्टोरी। तो जो डार्क रिएक्शन है उसको बोल देते हैं स्ट्रोमा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ये बोल देते हैं डार्क रिएक्शन को। अब अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में चीज़ें पढ़ी थी उसकी समरी यहाँ पे थोड़ी करें और उसी चीज़ को थोड़ा सा और अपर लेवल पे पढ़ के देखें। तो क्या है वो? जैसे एक होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हमने सबसे पहले देखा था, जिसमें क्या होता है, ऊपर से आएगी लाइट आएगी, क्लोरोफिल के ऊपर गिरेगी। क्लोरोफिल क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। बेसिकली कौन सा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए। ये उस लाइट को रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और यहाँ से ये एक साइड तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। डोनेट किसको करता है? जो पूरी जेड स्कीम में जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनको तो ये डोनेट करता है। और इलेक्ट्रॉन रिसीव किससे करेगा? यही लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, जिसके बारे में भी हम आगे 5-10 मिनट के बाद पढ़ने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में जब जेड स्कीम पढ़ेंगे तब थोड़ा सा और अच्छे से इस चीज़ को देखेंगे। तो ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस का, ये वाली रिएक्शन पूरे प्लांट्स के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन देखी जाती है। फास्टेस्ट नोन केमिकल रिएक्शन इज़ द फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से हमने क्या देखा था कि PCRC है, इसके बाहर एंटीना मॉलिक्यूल्स थे, वो सब क्या इफेक्ट शो कर रहे थे? रेजोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहे थे। और रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र क्या कर रही थी? एक जो एंटीना कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ से ओवरऑल जो PCRC है उसके पास प्रॉपर लाइट आ रही थी। सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स, जो ये प्रोसेस था अपना, इसको हमने रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र बोला था। ये भी लास्ट क्लासेस में अपना हो गया। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट देखना है, वो क्या है? वो है कि जो ये रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र होता है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेटिंग इफेक्ट में ट्रांसफ़र हुआ, जो कि आगे किस में जाएगा? साइकिल में एंट्री लेगा। साइकिल में ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एंट्री लेते हैं? एक प्रोसेस होती है फ्लोरिसेंस, एक होती है फॉस्फोरिसेंस। फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस किस तरीके से होती है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेज पे हों, ये है ग्राउंड स्टेज, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब एक्साइट हो जाए, उनको कोई एनर्जी मिले बाहर से, तो वो एक्साइटेड स्टेज में चले जाते हैं।
तो ये जो ग्राउंड स्टेज है यहाँ पे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, नॉर्मल हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेज में चले जाएंगे तो इनके पास कोई ना कोई वाइब्रेशन आ जाती है, तो या तो ये क्या करे, एज इट इज़ इस एक्साइटेड स्टेज से वापस ग्राउंड स्टेज पे आ जाए, उस स्टेज को, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरिसेंस। बट अगर ये एक्साइटेड स्टेज से बीच में अगर कोई इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कर ले, किसी और दूसरी सिस्टम के अंदर ये एंट्री ले ले और वहाँ से फिर ये नीचे आए, ये जो बीच में इंटर सिस्टम है इसको बोल देते हैं ट्रिपलेट स्टेज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाली, बस थोड़ा सा यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स आए क्लोरोफिल के टूटने से, बाद में रेजोनेंस के ट्रांसफर से, वो इलेक्ट्रॉन कैसे जेड स्कीम में एंट्री लेते हैं, तो वो फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस फिनोमिना होता है, उसकी हेल्प से वो आगे एंट्री लेंगे जेड स्कीम में। तो ये जो नीचे वाली स्टेज होती है इसको सिंगलेट बोलते हैं, सिंगलेट 0, सिंगलेट 1, और बीच में जो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है इसको ट्रिपलेट सिस्टम बोल देते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेज पे आते हैं। यहाँ पे एक और थोड़ा सा और डिटेल में अगर कोई एक पॉइंट मैं आपको मेंशन करूँ, जो ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेज होती है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको अपोजिट स्पिन में देखने को मिलेंगे। अपोजिट स्पिन कहने का मतलब कि हमने मान लो इसको एक न्यूक्लियस मान लिया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे है एक ऐसे अपोजिट वे में है। ये जो बच्चे गेट CSIR गेट बी IIT जैम उनके एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेज में है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, सेम है, अपोजिट है, या फिर नो स्पिन, ऐसे करके ऑप्शन आ जाते हैं। तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेज में अपोजिट स्पिन, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेज में भी क्या है, अपोजिट स्पिन देखने को मिलती है। ये अपोजिट इस तरीके से है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है। बट जो इंटर सिस्टम जो बीच में क्रॉसिंग थी जिसको बोल रहे थे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेज, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम स्पिन में होते हैं, वहाँ पे अपोजिट स्पिन देखने को नहीं मिलती। और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक पॉइंट है कुछ हाई लेवल के एग्जाम्स में, और चांसेस हैं DU में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी कि व्हाट इज़ फ्लोरेसेंस एंड व्हाट इज़ फॉस्फोरेसेंस। सो एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल व्हेन रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट इट कन्वर्ट द एक्स्ट्रा एनर्जी इनटू हीट और कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड लाइट। जो एक प्रोसेस होगी वो क्या होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसको ग्राउंड पे भेजता है, एक होता है फ्लोरेसेंस। एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिटर्न टू द वन ऑफ द लोअर वाइब्रेशनल सब लेवल, मतलब ग्राउंड स्टेज था, ऊपर एक्साइटेड स्टेज था, एक्साइटेड से ये वापस ग्राउंड पे आ रहे हैं। कौन सा ग्राउंड, जिसके अंदर एक्साइटेड में क्या थी, हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी थी, थोड़ी देर पहले डायग्राम के थ्रू दिखाया था वाइब्रेशनल एनर्जी, और ये जो ग्राउंड लेवल है इसके पास सबसे कम हो जाती है ये वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो रिटर्न हो जाते हैं लोअर वाइब्रेशनल सब लेवल पे, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। और ऐसे मॉलिक्यूल जो बीच में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को इन्वॉल्व करेंगे, एक्साइटेड स्टेज से पहले बीच में ट्रिपलेट वाली स्टेज पे जाएंगे और वहाँ से फिर ग्राउंड स्टेज पे आएंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। DU में यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो जो बच्चे MSc के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना, जो गेट CSIR इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना। सो दिस फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरेसेंस डज नॉट चेंज इन इलेक्ट्रॉन स्पिन विच रिजल्ट इन शॉर्ट लाइव इलेक्ट्रॉन। ये इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि सिंगलेट पे अपोजिट स्पिन है, सिंगलेट पे यहाँ पे भी अपोजिट स्पिन है, ट्रिपलेट पे दोनों की सेम स्पिन रहने वाली है। ओके, सो अब बात आती है पिगमेंट सिस्टम। हमने यहाँ पे देख लिया, क्या देख लिया कि सबसे पहले कुछ प्लांट्स के अंदर होगा जो कि लाइट को रिसीव करेगा। कौन करेगा, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल रिजोनेंस ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन आगे जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनके अंदर फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस की एक स्टोरी चलती है। अब ये सब हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इनसे आए इनको सबसे पहले कौन रिसीव करेगा, कोई ना कोई पिगमेंट सिस्टम यहाँ पे होता है जिसको फोटो सिस्टम बोल देते हैं। तो एक होता है PS2 सिस्टम जो सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। जो PS2 सिस्टम है इसको बोल देते हैं रेड लाइट की रेंज में ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं बेसिकली रेड लाइट इसके ऊपर गिरेगी, तो तब उस टाइम ये ज़्यादा करते हैं, जिसकी वेवलेंथ होती है लगभग 680 नैनोमीटर। और यहाँ से सबको थोड़ा पता होगा जेड स्कीम चलती है अपनी, PS1 सिस्टम आता है जो कि क्या होता है 730 नैनोमीटर का लगभग, और वो आगे अपना लास्ट में अपना देखने को हमें मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये कौन सा PS1 सिस्टम कितनी वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करेगा, PS2 कितनी लाइट को रिसीव करेगा।
PS2 पे रेड लाइट गिरती है, PS1 पे फार रेड लाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका PS1 नाम क्यों पड़ा है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसका PS1 नाम इसलिए है, जिसकी सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, इन्वेंशन हुई थी पिगमेंट की, वो है PS1 सिस्टम। PS2 सिस्टम की बाद में डिस्कवरी हुई थी, साइंटिस्ट को ये बाद में देखने को मिले था, इस वजह से बस इसको PS2 बोला जाता है। ठीक है। सो देयर आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द पिगमेंट एंड द प्रोटीन। कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सेस हैं बेसिकली, एक तो था PCRC, एक था एंटीना कॉम्प्लेक्स। PCRC कौन था, क्लोरोफिल ए था अपना। ये एंटीना में कौन थे, कैरोटिनॉइड, फाइकोबिलिन्स, ये सब अपने एंटीना में आ रहे थे। जिन बच्चों ने पार्ट 2 नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी आराम से उसको देख सकते हैं। तो जो ये PCRC है ना, इसी PCRC मतलब कौन, उसी क्लोरोफिल के पास ही होते हैं आगे वाले क्या, फोटो सिस्टम। कौन से, यही PS1 एंड PS2। तो ये जो PCRC है, यहाँ से देखो इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके वो कैसे होते हैं, एक तो होएगा PCRC, एक क्या होगा LHC। PCRC आगे फर्दर डिवाइड होता है टाइप 1 में और टाइप 2 में। जो टाइप 1 होता है इसको एक और नाम दे दिया जाता है क्या, FES सिस्टम। जो टाइप 2 है इसको एक और नाम दे दिया जाता है, वो क्या है, फियोफाइटिन क्यूनोनिन टाइप सिस्टम। जो टाइप 1 है ये क्या होता है, PS1। जो टाइप 2 होता है ये क्या होता है, PS2। टाइप 1 को FES क्यों नाम दिया, जब हम जेड स्कीम पढ़ेंगे, आई थिंक मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है जेड स्कीम को, यस। तो ये देखो PS1 सिस्टम अपना इधर है। जब ये PS1 सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, जो ये साइकिल है, इस साइकिल के अंदर मैं कलर दूसरा लूँ सो दैट डिफ्रेंशिएट हो जाए। इस साइकिल के अंदर ये FES सिस्टम करके इंक्लूड होगा, कौन सी में, जब PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। जब PS2 सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइट होते हैं उस टाइम क्या चलता है, उस टाइम अपना ये साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें इसके बीच में यहाँ पे आती हैं। तो इनकी वजह से यहाँ पे जो ये अलग अलग जो नाम दिए गए हैं, वो बस रीज़न यही है नाम देने का। कहाँ पे गए अपने नोट्स, फियोफाइटिन क्विनिन, ये वहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। फियोफाइटिन एंड क्विनिन यहाँ पे आ रहा था, देखो ये रहा फियोफाइटिन क्विनिन, ये जो सिस्टम है यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। बस इसी वजह से इसको ये एक और नाम दे दिया जाता है टाइप 2 सिस्टम को, राइट। सो इसके आगे है यस। सो जो ये टाइप 1 सिस्टम है इसको FES टाइप बोल देते हैं, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। PS1 सिस्ट, ये जो होते हैं ना टाइप 1 टाइप 2, इन दोनों को बोल देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस एक तरीके से, क्योंकि एंटीना कॉम्प्लेक्स थे अपने जो कि बेसिकली लाइट को हार्वेस्ट कर रहे थे, क्लोरोफिल तक पहुंचा रहे थे। अब उसी क्लोरोफिल वाली जो लाइट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे जो बढ़ते हैं, तो उसमें जो ये पिगमेंट सिस्टम है PS1 और PS2, इनको भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बट जो PS1 है इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 1, और जो PS2 सिस्टम है इसको बोल देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 2। और ये जो दोनों PS1 और PS2 हैं ये लोकेटेड होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे। तो ये भी मतलब हर एक जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ ना, हर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लिया जाता है कि टाइप 1 और टाइप 2 कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो दोनों सिस्टम हैं ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। लास्ट क्लास में डायग्राम भी बना के दिखाया था कि ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और वही पिगमेंट मॉलिक्यूल ये PS1 एंड PS2 हैं अपने। सो यहाँ से एक और पॉइंट कि जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये फर्स्ट क्लास में हुआ था अपना। ऑक्सीजेनेटिक में कौन कौन आ रहे थे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में कौन आ रहे थे, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये अपने प्रोकैरियोट्स में स्पेसिफिक थे। यूकैरियोट्स में सिर्फ पैरासिटिक प्लांट्स नहीं थे। तो जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, उनके अंदर दोनों टाइप का फोटो सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों टाइप का क्यों देखने को मिलता है, ये जब हम नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक की डिटेल स्टडी करेंगे, आज तो शायद ये डिटेल नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे आप सबका थोड़ा सा और बेस बनाना है। जब हम वो डिटेल पढ़ेंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि ऑक्सीजेनिक वाले में PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व क्यों है। बाकी मैं क्विकली 1 मिनट में अगर रीज़न दूँ, तो जो ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर दोनों सिस्टम इन्वॉल्व हैं, PS1 एंड PS2। क्यों, क्योंकि जो PS2 सिस्टम है यहाँ पे क्या होती है, इसी स्टेप पे फोटोलिसिस होती है।
ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है और यहीं पे ऑक्सीजन बनता है। अब हम बोल रहे हैं ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजेनिक मतलब जो ऑक्सीजन पे डिपेंड है, तो मतलब उनमें PS2 सिस्टम इन्वॉल्व होगा। और PS2 सिस्टम क्या होता है, अकेले फंक्शन नहीं कर सकता। अगर ये है तो इसको PS1 वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो PS2 आया क्योंकि ऑक्सीजन बनाना था, PS1 इसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा उनको लास्ट में यहाँ पे NADH ही रिसीव करता है, NADP सॉरी, वो ही रिसीव करेगा। तो इस वजह से जो ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर दोनों टाइप का फोटो सिस्टम देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता है। और एक होते हैं एनऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म। एनऑक्सीजेनिक में कौन कौन आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। बैक्टीरिया क्या है, एनऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये PS2 सिस्टम वहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, और PS2 सिस्टम वहाँ पे इंक्लूड नहीं है मतलब ऑक्सीजन नहीं बन रहा। और PS1 सिस्टम की खास बात ये है कि ये बिना PS2 की प्रेजेंस में काम कर सकता है। यहाँ पे बस नॉर्मल अपनी प्रोसेस चलेगी जो कि साइक्लिक प्रोसेस होती है, जिसको हम आगे थोड़ा सा और मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन की कि जो ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर तो दोनों फोटो सिस्टम होंगे। जो बैक्टीरियल सिस्टम है या जो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया हमेशा स्पेसिफिक मेंशन होगा क्योंकि प्रोकैरियोट में एल्गी भी आ जाती है, पर एल्गी के अंदर दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ओनली PS1 सिस्टम होता है क्योंकि उनको कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन है जिससे DU में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसको मेंशन कर लेना। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, जो फोटोसिन ये मैंने उससे लिया है sciencedirect.com, रिसर्च पेपर है, ये रिसर्च पेपर का स्क्रीनशॉट है, इतना ही आप लोगों के काम का था। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड अपॉन, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर किसको बोल रहे हैं, वही अपना PS1 और PS2 वाला जो रिएक्शन सेंटर है उसी को यहाँ पे बात हो रही है, मतलब जिसमें क्लोरोफिल A इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहा था उसकी बात चल रही है। पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन फिलामेंटस बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया की यहाँ पे बात की है। एंड फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 2 थोड़ी देर पहले हमने देखा था, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया था, क्या नाम था, फियोफाइटिन क्विनोन टाइप ऑफ द सिस्टम, ये हम PS2 सिस्टम को बोलते हैं। बट उसके अलावा जो पर्पल बैक्टीरिया होते हैं एंड जो ग्रीन फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं उनको भी फियोफाइटिन क्विनोन टाइप बोला जाता है। तो यहाँ से अगर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि पर्पल बैक्टीरिया इज सिमिलर टू, तो पर्पल बैक्टीरिया सिमिलर टू ऑप्शन में आ जाएगा PS1 PS2, बोथ PS1 एंड PS2 और नन। तो हमने जो अभी अभी कंसेप्ट देखा कि जो एनऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या आते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होगा PS1 सिस्टम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख गया कि बताओ पर्पल बैक्टीरिया कौन से सिस्टम के जैसे देखने को हमें मिलते हैं, तो हम वहाँ पे PS1 आंसर पिक करेंगे। बट वो अपना जो आंसर होगा ना वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, वो गलत इसीलिए होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है कि जो पर्पल बैक्टीरिया हैं एंड जो ग्रीन फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं, सब बच्चे इस चीज़ का नोट्स बना लेना प्लीज़, ये दोनों सिमिलर हैं फोटोसिस्टम 2 की तरह, क्योंकि पर्पल बैक्टीरिया ग्रीन और फोटोसिस्टम 2 सबके अंदर फियोफाइटिन क्विनोन टाइप सिस्टम देखने को मिलते हैं। बट जो अपना PS2 PS1 सिस्टम है एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और हेलियो बैक्टीरिया, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किस जैसे दिखते हैं, आयरन सल्फर टाइप के ये देखने को मिलते हैं। चांसेस है ये क्वेश्चन आ जाए, कैसे आ जाए, जैसे DU में ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2021 या 20 में ये क्वेश्चन आया था कि द रिएक्शन सेंटर ऑफ एन ऑक्सीजेनिक पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन थे was the second reaction center whose structure was resolved, is similar to photosystem 1, is similar to photosystem 2, provided information about non oxygenic photosynthesis। तो जैसे हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार तो आप सबको समझ नहीं आया होगा, दोबारा इसको देखो। यहाँ पे हमने जैसे ही देखा एन ऑक्सीजेनिक पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो अभी अभी इंफॉर्मेशन दी थी कि एन ऑक्सीजेनिक में ओनली PS1 इन्वॉल्व होगा क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। हम हमारी वो नॉलेज अप्लाई करके यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 को पिक कर देते। बट फिर से इस लाइन को पढ़ो
द रिएक्शन सेंटर ऑफ एन ऑक्सीजेनिक पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ऊपर वाले इस नोट्स पे आओ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन फिलामेंटस बैक्टीरिया और फोटोसिस्टम 2, इन तीनों का कैसा है, फियोफाइटिन क्विनोन टाइप सिस्टम है। तो ये जो पर्पल बैक्टीरिया है ये किसके जैसे हुए, ये हुए फोटोसिस्टम 2 के जैसे। और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा था कि पर्पल बैक्टीरिया, एनऑक्सीजेनिक मेंशन ना भी करे, हमें पता है बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक ही होते हैं। तो इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें पता चला कि ये फोटोसिस्टम 2 के जैसे होंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है कि पर्पल की जगह लिख दे कि ग्रीन फिलामेंटस बैक्टीरिया इज सिमिलर टू, तो वो भी फोटोसिस्टम 2 होगा। या पूछ ले फोटोसिस्टम 2 किसके जैसा होगा, तो ये जो लाइन है इसी लाइन में से घुमा के कुछ भी पूछ सकता है, क्या पता पूछ ले ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज लुक सिमिलर टू, तो वो होते हैं फोटोसिस्टम 1 के। आई होप आपको ये जो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। ये अपनी बात यहाँ तक ठीक है कि PS1 एंड PS2 में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होगी। व्हील एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया हैव ओनली वन फोटोसिस्टम, साइनोबैक्टीरिया एंड प्लांट्स कंटेन बोथ टाइप ऑफ फोटोसिस्टम। क्योंकि एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में क्या था, PS1 सिस्टम अकेला था, साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स इन दोनों के अंदर PS1 एंड PS2 दोनों थे। क्योंकि ये दोनों क्या थे, ये दोनों ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे। अगेन किसी बच्चे को अगर दिक्कत है इस लेक्चर में तो प्लांट मेटाबॉलिज्म, आप लाइफ साइंस में किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सभी के अंदर बायोकेमिस्ट्री प्लांट मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अच्छे से तो फर्स्ट लेक्चर से देख लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये लेक्चर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये थी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे वहाँ पे बतानी थी, जो कि अपनी डन हो गई। सो बोथ P60 मतलब PS2, P700 मतलब PS1 आर आइडेंटिकल क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स बट देयर एसोसिएशन विद डिफरेंट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस इन लाइट अब्जॉर्प्शन। ये क्या बोल रहा है कि PS1 और PS2 दोनों ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं और एक जैसे हैं, पर इनके बाहर जो प्रोटीन बाउंड हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये एक तो 680 नैनोमीटर की लाइट को लेगा, एक 700 की। कौन से प्रोटीन, यही जेड स्कीम वाले जो प्रोटीन्स हैं ना, ये देखो यहाँ से P60 आया, P60 के पास जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन। ये प्रोटीन है PS2 के। PS1 के जो प्रोटीन हैं वो होते हैं A0, क्विनोन, फाइलोक्विनोन, FES सिस्टम, ये सब होते हैं PS1 के, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये जो प्रोटीन्स है ना इनकी साइकिल में इन्वॉल्व हैं, यही रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक तो 700 की लाइट को लेगा, एक 680 तक की लाइट को लेता है, राइट। तो यहाँ से अपनी ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब हमें देखना है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है और कितना है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटो सिस्टम, जो फोटो सिस्टम PS1 है और PS2 है, कहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। जैसे एक स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर था, अपना क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड थे, एक थाइलाकोइड, 2 3 4 ऐसे बना दिया, पूरे को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। इधर भी इस तरह से ये थाइलाकोइड यहाँ पे अपना बना हुआ है। अगर ऐसे हो कि एक तो इसी का ही थाइलाकोइड का, ये जो एक थाइलाकोइड इसी ग्रेना का एक थाइलाकोइड थोड़ा सा ऐसे लंबा बना दे, बड़ा साइज का, जो कि फ्रीली किस में प्रेजेंट है, ये बाहर वाला फ्लूइड क्या था, अपना स्ट्रोमा था, इस फ्रीली स्ट्रोमा में अवेलेबल है। और एक ऐसे हो कि इन दोनों की ये जो थाइलाकोइड की ये लेयर है ना, ये थोड़ी सी लंबी करके ऐसे बन जाए, इसको क्या बोलते हैं, जो लॉन्ग जो स्ट्रक्चर बन गया उसको बोल देते हैं लेमिली। तो इसके बेसिस पे ये डिफरेंशिएट किए जाते हैं किस तरीके से, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे ये मान लो अपना एक थाइलाकोइड है, ये भी थाइलाकोइड है, ये भी एक थाइलाकोइड है, ये भी एक थाइलाकोइड है। यहाँ से यही थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, जो कि बाहर वाली साइड अपना जा रहा है। तो एक थाइलाकोइड के ऊपर दूसरा आ गया, उसी के ऊपर तीसरा आ गया, उसी के ऊपर चौथा आ गया। मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को दबा रहे हैं। दबाने को बोलते हैं एप्रेस्ड रीजन। एप्रेस्ड मतलब वहाँ पे प्रेस है वो चीज़, वो वाला पोर्शन। और यहीं पे अगर ऐसे मैं बनाऊँ एक थाइलाकोइड, इसी को ऐसे थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया, फिर इसी को इस साइड इलोंगेट कर दिया, ऐसे मैंने बना दिया। तो ये जो बीच वाला जो अपना पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन, ये जो अपना इतना पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन, ये तो क्या है, ये तो है एप्रेस्ड रीजन, जो कि प्रेस्ड है इन सारे थाइलाकोइड में। और ये साइड वाला जो ये पोर्शन है, ये क्या है, नॉन एप्रेस्ड रीजन है ये। तो ये जो एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड जो रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए,
जैसे नीचे मेंशन किया हुआ है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो ग्रीन कलर का जो डायग्राम बनाया हुआ है वो दिखा रहा है PS1 को। जो इस टाइप से ऐसे 3 सर्कल से बने हुए हैं वो है PS2। तो इस डायग्राम में ग्रीन पोर्शन कहाँ पे डोमिनेटिंग है? ये अपना ऊपर वाली जो लेयर है ये भी बाहर किसी और दूसरे थाइलाकोइड ने नहीं प्रेस की हुई, तो ये वाला भी अपना क्या हुआ? फ्री रीजन, नॉन अप्रेस्ड पार्ट। बीच का इतना वाला पोर्शन है ये क्या है? अप्रेस्ड पार्ट। अप्रेस्ड पार्ट में हमें PS2 के जो डायग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। PS1 कहाँ पे है? इस बाहर वाले फ्री रीजन में, और ये ऊपर वाली लेयर जो कि नॉन अप्रेस्ड है, नीचे वाली लेयर जो कि नॉन अप्रेस्ड है। तो PS1 अपना उस वाले रीजन में है। तो क्या टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ की? जो PS1 है वो तो एक्सपोज्ड रीजन में है जो कि किसी ने प्रेस नहीं किया हुआ। PS2 है अप्रेस्ड रीजन। अप्रेस्ड मतलब जो कि किसी के दबाव में बीच में आया हुआ है। तो यहाँ से ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटो सिस्टम कैसा है, ये प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड होता है नॉन अप्रेस्ड रीजन बोल दो, या फिर स्ट्रोमा लेमिली बोल दो, या फिर अनस्टैक्ड पार्ट। एक थाइलाकोइड दूसरे इस पे, दूसरा इस पे, तीसरा, इनको क्या बोलते हैं? स्टैक हैं एक दूसरे पे। पर ये अगर बाहर फ्री हैं तो इनको बोल देते हैं अनस्टैक्ड पार्ट। तो PS1 अनस्टैक्ड पार्ट में होता है, PS2 होता है अप्रेस्ड पार्ट में, ग्रेना लेमिली में, और स्टैक्ड पार्ट में PS2 सिस्टम अपना प्रेजेंट होता है। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो अब बात आती है फोटोसिंथेसिस की। किसमें? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके अंदर 2 स्टेज होती हैं फोटोसिंथेसिस की। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को दूसरा नाम दे दिया जाता है हिल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली फ्लो देखा जाएगा। दूसरा स्टेप आता है फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोल देते हैं, इसको केमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। जो अपना ये जो लाइट रिएक्शन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है वो 2 टाइप से चलता है। कैसे कैसे? एक तो होता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जो कि साइकिल मतलब ऐसे जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से ही साइकिल अपनी ख़त्म हो जाती है। एक होता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, साइकिल जहाँ से शुरू होगी वहाँ पे कभी भी एंड नहीं होगी, नॉन साइकिल अपना चलेगा, जिसको दूसरा नाम दे दिया जाता है जेड स्कीम, इसको दूसरे नाम से बोल दिया जाता है, राइट। तो अब हम इन लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि क्या इनके अंदर बेसिकली देखने को मिलता है। सो जो लाइट रिएक्शन है ये कहाँ पे होगी? ये पहले भी बताया था, ये होती है ग्रेना के अंदर या फिर थाइलाकोइड के अंदर। इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, यहाँ से ATP NADPH बनता है। यहाँ से जो ATP सिंथेसिस है वो डायरेक्टली ADP और फॉस्फोरस से होती है, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन से। इसको हम अभी पढ़ेंगे। ATP और NADPH है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है सो दैट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना लिया जाए। ये C3 साइकिल का एक कंपाउंड है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बाकी इसका मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि लाइट रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन में एज ए सबस्ट्रेट यूज़ होता है, जिससे अपना फाइनल में ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो जो डार्क रिएक्शन है उसमें क्या चल रहा है? डार्क रिएक्शन अपनी चलती है स्ट्रोमा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है वहाँ पे। इसको इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। इनडायरेक्ट लाइट कहने का मतलब लाइट का जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो चाहिए सो दैट ये ग्लूकोज बना सके, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन देखने को हमें मिलता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज़ द सबस्ट्रेट ऑफ डार्क रिएक्शन। ये बात मैंने 4 से 5 बार बता दी। अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न होगा तो फिर वो तो उनकी गलती रहेगी। लाइट रिएक्शन की क्या समरी हमने देखी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होती है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। कुछ और एडिशनल बेसिक्स जान लेते हैं सो दैट हमें आगे जेड स्कीम पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। आज के लेक्चर में मैं जेड स्कीम तक एंड कर दूंगी। जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी पार्ट 4, वहाँ पे साइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके आगे फिर हम कैल्विन साइकिल के ऊपर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ टर्म्स यूज होंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? जहाँ पे लॉस हो जाता है हाइड्रोजन का, और जहाँ पे लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, और जहाँ पे गेन हो जाता है ऑक्सीजन का। मैंने आपको ये चीज़ उससे भी बताई थी कि H2O का क्या हो रहा है, H2O से बनता है O2, इसके लास्ट में O है, यहाँ से ऑक्सीजन ही बना,
ये प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अब ये है ऑक्सीडेशन, तो हमें उस वाले तरीके से याद हो गया था। तो ये जान लो कि जहाँ पे ऑक्सीजन गेन होगा वहाँ पे इनको लॉस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन माइनस है, इस माइनस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जगह इसके साथ एक प्रोटॉन आ जाता है। प्रोटॉन कौन सा? हाइड्रोजन आयन जो है एक, वो प्रोटॉन की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक साथ ही चलते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन प्लस में हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इनका तो लॉस हो जाएगा, ऑक्सीजन का गेन होगा ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में अपोजिट होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन तो लॉस हो जाएगी पर गेन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन का। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएंगी तो आपको ये जो जेड स्कीम है ये पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब अपनी सारी स्टोरी काफ़ी अच्छे से क्लियर है कि सनलाइट है, सनलाइट यहाँ पे बीच में वो सब चलता है। क्लोरोफिल ए क्या करेगा? लाइट को रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, फोस्फोरिसेंस एंड फ्लोरिसेंस चलेगी जो कि इलेक्ट्रॉन को P680 के पास भेज देगी। इस P680 पे भी क्या थे? D1 एंड D2 प्रोटीन थे जो कि क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे थे। जैसे ही इसको लाइट मिली वैसे ही PS2 सिस्टम ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन की भरपाई करने के लिए भी तो कोई चाहिए, यहाँ पे पीछे से कोई तो होना चाहिए जो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे। तो वाटर आएगा, वाटर टूटेगा। लाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस। और ये क्या होता है? ये कहाँ पे अकर होता है? ये थाइलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन में होता है। ये जैसे क्लोरोप्लास्ट था अपना, क्लोरोप्लास्ट में मान लो ये एक थाइलाकोइड है। ये थाइलाकोइड की अपनी मेम्ब्रेन है जहाँ पे PS1 एंड PS2 सिस्टम प्रेजेंट है। तो इधर इस वाले हिस्से के अंदर ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है ये अपनी होती है। और लास्ट में जो NaDH बनता है ना, वो आउटर साइड में होता है, किसके? थाइलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन पे वो वाली प्रोसेस अपनी चलती है। तो ये समझ में आया कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि लाइट की प्रेजेंस में PS2 ने अपने क्या कर दिए? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिए। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने अपने एक्साइट किए तो इसको पीछे से कमी हो जाएगी कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो। इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा? इलेक्ट्रॉन इसको देगा वाटर। वाटर क्या करेगा? टूटेगा। जैसे बैलेंस देखो, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। इस रिएक्शन के हिसाब से 2 तो हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। इन हाइड्रोजन आयंस को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑक्सीजन तो सिंगल है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो O2 होता है, पर इस रिएक्शन के हिसाब से हमें बैलेंसिंग करनी होगी तो हमें हाफ O2 लेना पड़ेगा, जो कि कट होके अपना बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। पर हमें ऑक्सीजन आधा थोड़ी ना चाहिए, हमें ऑक्सीजन पूरा चाहिए होता है यहाँ पे। तो अगर हमें कंप्लीट 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनाना है तो पीछे से भी O तो 2 होने चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? 2 H2O के मॉलिक्यूल फोटोलिसिस में इन्वॉल्व होंगे। 2 H2O है तो यहाँ से अपना एक कंप्लीट O2 मिल जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन आयन हो गए। एंड 4 हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाते हैं। तो फोटोलिसिस में 2 वाटर के मॉलिक्यूल अपने स्प्लिट होते हैं। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जैसे क्या हो रहा है, PS2 के पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने आगे भेजे तो इसने हाथों हाथ पीछे वाले के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। पीछे वाले के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे क्योंकि इसने 4 में से अपने 2 इसको दे दिए। तो अब ये 2 हैं, इसको रखने पड़ते हैं क्योंकि ये तो साइकिल कंटिन्यू चलेगी। नेक्स्ट में फिर से ये इन 2 को आगे भेज देगा। जब तक पीछे 4 इलेक्ट्रॉन ना बन जाए तब तक तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे सप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रॉपर बैलेंसिंग यहाँ पे बनी रहे, उस वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भी ज़रूरी हैं, सो दैट साइकिल को ऐसे ना हो कि 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, PS2 ने 2 आगे भेज दिए, पीछे वाले के 2 इसने उठा लिए। तो अब पीछे वाला जब तक बनाएगा तब तक कोई कमी ना रह जाए। तो अगर ये 2 H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ही इनके पास सेफ साइड रहेगी कि आगे कोई कमी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जो रिसीव करता है उनको बोलते हैं फियोफाइटिन। फियोफाइटिन यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे फियोफाइटिन होता है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार आए भी हुए हैं कि जेड स्कीम में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? वो होता है फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन इन 2 इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन PQA,
ये प्लास्टोक्विनोन भेज देगा Q2 के पास। Q2 फिर क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा, एक होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये B6F कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे जनरेट करेगा, जो कि ADP को किस में कन्वर्ट कर देगा, इस ADP में Pi ऐड होके और ATP यहाँ पे अपना बन जाता है। तो ATP की फॉर्मेशन कौन से स्टेप पे होती है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स वाले स्टेप पे होती है ATP की प्रोडक्शन। ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को भेज देगा PS1 सिस्टम के पास। PS1 इनको फिर से एक्साइट करेगा और यहाँ पे फिर PS1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है A0। A0 फिर इनको भेज देगा A1 के पास। A1 जो होता है वो होता है कौन, क्विनोनिन और फाइलोक्विनोन, इनको बोलते हैं A1। और फिर ये ट्रांसफ़र कर देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को FES सिस्टम के पास। FES सिस्टम इनको भेज देगा FD के पास। FD FNR एक एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट कर देगा और ये फिर क्या करेगा, NAD+ को कन्वर्ट कर देगा NADPH के अंदर। और यही हमें लास्ट में चाहिए होता है। ये NADH कहाँ पे बनता है, ये बनता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड, उसके अंदर ये अपना बन जाता है। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा कि जो लाइट थी इसके अंदर एक तो ऑक्सीजन बना, एक यहाँ पे ATP बना, एक यहाँ पे NADH बना। और यही चीज़ें लाइट रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसको याद कैसे रख सकते हो, याद रखने का तरीका सबसे पहला तो याद ही रहेगा कि PS2 आएगा। PS2 के बाद फियोफाइटिन, भाई याद तो रखना ही पड़ेगा, फियोफाइटिन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो मैं मतलब राइमिंग के साथ कैसे याद रखती हूँ, देखो भाई सबसे पहले आ गया PS2। PS2 क्या करेगा, फियोफाइटिन को देगा इलेक्ट्रॉन। मैं क्यों याद करूँ इस चीज़ को, मैं क्यों याद करूँ इस चीज़ को, क्यों शुरू में सबसे पहले सीक्वेंस क्या आती है, ABCD थोड़ी ना पढ़नी है, क्यों याद करूँ, ABCD थोड़ी ना पढ़नी है, इतनी बड़ी साइकिल है कौन इसको याद करे, ABCD थोड़ी ना पढ़नी है, ऐसे खुद से बोलोगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि क्या कि PS2 सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन भेज दिए फियोफाइटिन को, क्यों याद करूँ मैं इसको, ABCD थोड़ी ना, AB थोड़ी ना है, ऐसे ही याद हो जाएगा। यहाँ पे तो ATP भी बनता है, यहाँ पे तो B के बाद यहाँ पे तो ATP भी बनता है। ATP मतलब इससे नेक्स्ट स्टेप पे बनेगा, जो कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये याद रह जाता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। फिर आ जाता है कि अरे ATP थोड़ी ना है, उसके बाद कोई PC भी आएगा, जैसे होता है ना VC होता है कॉलेज का, वैसे यहाँ पे कोई PPP की सीक्वेंस चल रही है, वैसे यहाँ पे कोई PC है, जो कि PS1 को फिर से इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर उसको फिर से याद करो, क्यों याद करूँ मैं उसको, फिर से वो दे देगा। ऐसे ABCD थोड़ी ना है, वही ABCD वाली सीक्वेंस की A मतलब वो कहेगा 1 2 3 थोड़ी ना है। फिर FES कुछ आ जाएगा जो कि PS1 का दूसरा नाम होता है, तो FES, फिर लास्ट में बस ये FES सीधा FD और ये इलेक्ट्रॉन्स बना देगा। तो ऐसे एज सच कोई दूसरे ट्रिक्स पे आप जाओगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और इसी जेड स्कीम में भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं। मैं मतलब प्रैक्टिस करवाने जाऊँगी इससे। नेक्स्ट क्लास जो मैं पार्ट 4 लेके आऊँगी, उस पार्ट 4 में मैं सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। देखते हैं कितने बच्चे पढ़ के आएंगे। क्वेश्चन जो अच्छे से करेगा उन वो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हो फिर तो। अदरवाइज़ फिर आप में ही कमी है, आप लोग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप पढ़ नहीं रहे। तो क्या स्कीम थी ये फिर से एक बार दिखा दूँ। PS2 से फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, QA QB साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, PC P1 A0 A1 FES FD FNR। यहाँ पे जो PS1 है यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन सेंटर है NADP+ का। और जो PS2 है वो बेसिकली वाटर का ऑक्सीडेशन यहाँ पे करता है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। ये इस पूरी साइकिल को बोल देते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है मैं यहीं पे बता देती हूँ, यहीं पे कवर कर देती हूँ। ये पीछे से PS2 इन्वॉल्व नहीं होता। जब किसी सिस्टम के अंदर NADH की कमी हो जाए, NADP पूरा बन जाता है, NADH काफ़ी अच्छे अमाउंट में है, NADPH, बस ATP की किसी सिस्टम में रिक्वायरमेंट है या किसी सिस्टम में ATP की कमी है, तो उस टाइम उनको PS2 की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाके NAD+ रिसीव करके NADH बनाएगा। तो
तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती, उनको बस ज़रूरत होती है कि यहाँ पे ATP बने। तो ATP के लिए ये प्रोसेस कैसे चलेगी फिर, जो PS1 सिस्टम है यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ये सेम प्रोसेस चलती है अपनी FD तक सेम चलता है। FD आगे जो FNR को एक्टिवेट कर रहा था वो FNR को एक्टिवेट नहीं करेगा, FD डायरेक्ट एक्ट करेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और यहाँ से फिर ये ATP बन जाएगा। ATP बन के ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वापस से PS1। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो साइकिल चलती है वो साइकिल इन्वॉल्व करती है बस इतनी चीज़ों को। ये जो अपनी साइकिल है ना, ये वाली यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड हो जाती है किसके अंदर, साइक्लिक रिएक्शन के अंदर। और साइक्लिक रिएक्शन का पर्पज़ यही है कि अगर किसी सिस्टम को ATP की रिक्वायरमेंट है, NADPH की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, O2 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर होता है कि वो बस यहाँ से PS1 से ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा और फिर यहाँ पे बस ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देगा और ये अपनी प्रोसेस यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी बार डिफरेंस भी आ जाते हैं कि ये बताओ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या क्या डिफरेंस है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में क्या क्या डिफरेंस है। अभी हमने काफ़ी अच्छे से इन डिफरेंसेस को पढ़ लिया है, तो अगर बताना चाहोगे तो क्या क्या हैं। जो साइक्लिक सिस्टम होता है वो सिर्फ PS1 को इन्वॉल्व करता है, नॉन साइक्लिक किसको करेगा, PS1 एंड PS2 दोनों को इंक्लूड करता है। नॉन साइक्लिक में क्या होता है, ATP बनता है, NADPH भी बनता है और O2P बनता है। साइक्लिक में क्या होता है, सिर्फ ATP बनता है। ठीक है, ये जैसे बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इन सब में चलता है, यूकैरियोटिक में भी चलता है। ये दोनों को इन्वॉल्व करता है, एक को इन्वॉल्व करेगा, ये किसको, ये बैक्टीरिया को इन्वॉल्व नहीं करता नॉन साइक्लिक वाला अपना। पर जो साइक्लिक होता है ये सब में चलता है, प्लांट्स में भी, एल्गी में भी, बैक्टीरिया में भी, क्योंकि प्लांट्स में भी काफ़ी बार जब NADH की रिक्वायरमेंट ना हो तो उस टाइम साइक्लिक रिएक्शन को वो चला देंगे और किस किस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, फिर वहाँ पे वो सिर्फ ATP की फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये मेन जो बेसिक डिफरेंस है, ये पहले वाले 2 पॉइंट थे जो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो स्टेप है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले समरी करूँगी जितनी चीज़ें हमने पढ़ ली उनकी, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाऊँगी, देन मैं डार्क रिएक्शन के ऊपर स्विच कर जाऊँगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना, सपोर्ट सिस्टम चाहते हो तो अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा एक एजुकेटर को मन करे कि वो और कंटेंट बनाए अपनी ऑडियंस के लिए। और एक अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं क्लिक किया है तो इसको भी क्लिक कर देना, सो दैट आप आगे आने वाले कोई भी अपडेट मिस ना करो और हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहे कि बच्चों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, तभी वो इतना हमें भी मोटिवेट कर रहे हैं, हमें भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वीडियो में कहीं कोई कमी लगी हो तो फीडबैक के तौर पे बोल देना, मैम ये चीज़ हमें थोड़ा कम समझ में आई या ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, तो इसको इम्प्रूव कर दीजिए, वो चीज़ भी हमारी साइड से इम्प्रूव हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज़।